और यहाँ पर इसीलिए ऊपर लिखा गया है फ्रेटर्निटी। ये फ्रेंच में लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे स्पेलिंग जरा अलग है। फ्रेटर्निटी का मतलब यहाँ पर यह है कि जब ये लोग अपने अपने नेशन स्टेट्स बना लेंगे, उसके बाद ये भाइयों की तरह रहेंगे, दे आर गोइंग टू लिव लाइक ब्रदर्स। उस एब्सोल्यूटिस्ट रूलर का बात नहीं माना तो उनको मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हें इस राजा या इस मोनार्क की बात को माननी ही पड़ेगी। और इन्हीं कंट्रीज को हम लोग कहेंगे नेशन स्टेट। अब ये जो नेशन स्टेट है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो कंट्रीज फॉर्म होंगे, इनका बेसिस जो रहेगा फॉर्मेशन का, वो आइदर रहेगा लैंग्वेज, रेस, रिलीजन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे? एनालाइजिंग द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। तो फ्रेडरिक सोरियो जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उनकी एक पेंटिंग को हम लोग देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उस पेंटिंग में क्या दिया गया है। सेकंड हम लोग देखेंगे सिटी स्टेट क्या होता है, मॉडर्न स्टेट क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ ए नेशन एज एक्सप्लेन्ड बाय अर्नस्ट रेनान। तो अर्नस्ट रेनान का जो कॉन्सेप्ट है नेशन का, कि वो किस तरह से चाहते हैं कि एक नेशन बने, उसको समझेंगे। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग न्यू वर्ड्स। एब्सोल्यूटिस्ट एक वर्ड है, उसको समझेंगे क्या होता है। यूटोपियन एक वर्ड है, इसको समझेंगे। और प्लेबिसाइड एक वर्ड होता है, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. तो फ्रेडरिक सोरियो क्या करेंगे? 1848 में 4 प्रिंट्स बनाएंगे या 4 पेंटिंग्स बनाएंगे और इन पेंटिंग्स में वो ये विजुअलाइज करेंगे, वो देखेंगे कि उनका जो ड्रीम वर्ल्ड है, जो आने वाला जो दुनिया है, आने वाला जो वर्ल्ड है, वो किस तरह का है और उसकी ये जो दुनिया है वो होगी किस तरह के डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। यानी कि अब मोनार्की एंड हो जाएगी और वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स फॉर्म होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेडरिक सोरियो ने वो कौन से 4 पेंटिंग्स बनाए थे। ये है फर्स्ट पेंटिंग और इसी पेंटिंग को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि इस पेंटिंग में क्या क्या दिया गया है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें कौन सी चीज़ें क्या क्या सिग्निफाई करती है। यह है दूसरा पेंटिंग, यह है तीसरा पेंटिंग और यह है फोर्थ पेंटिंग। तो चलिए अब हम ये जो फर्स्ट पेंटिंग है इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये पेंटिंग इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही दिया गया है। क्या लिखा गया है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। तो चलिए देखते हैं कि इस पेंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं और हमको इसमें क्या क्या समझना है। तो जो सबसे पहली चीज़ जो हमको समझनी है वो ये कि ये जो आपको मूर्ति दिखाई पड़ रही है, जो स्टैचू दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यूरोपियन हिस्ट्री में लिबर्टी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है और क्योंकि लिबर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उसको सिग्निफाई करने के लिए उन्होंने इस तरह के फीमेल फिगर्स बनाए जो लिबर्टी को सिग्निफाई करते हैं। आपको शायद याद होगा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लड़ा गया था वो 3 आइडियल्स के ऊपर लड़ा गया था। फर्स्ट था लिबर्टी, सेकंड था इक्वालिटी और थर्ड था फ्रेटर्निटी। तो वहाँ के लोग, यूरोपियंस खास करके हम देखेंगे
कि वो लिबर्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो लेफ्ट हैंड है वहाँ हमें क्या दिखाई पड़ेगा, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। ये टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब जो यूरोपियन नेशन से वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, वो अब एजुकेटेड हो चुके हैं, अब वो वाइज हो चुके हैं, वो समझदार हो चुके हैं, और इसलिए अब वो चाहते हैं कि वहाँ पर जिस तरह की सरकार है, जिस तरह का सिचुएशन है, उसमें बदलाव आना चाहिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के राइट हैंड में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ये चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन क्या है, ये बेसिकली है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अब देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ना कि किसी राजा के मन मुताबिक चलेगा। और यहाँ पर राइट्स ऑफ मैन का मतलब ये भी है कि अब लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनको सिविल राइट्स दिए जाएंगे, उनको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, ताकि वो उस देश में बेहतर तरीके से रह सके। साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्री है, और ये ट्री है ट्री ऑफ लिबर्टी। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वहाँ पर लिबर्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, तो इस तरह के पेड़ को भी लिबर्टी के साथ जोड़ा गया है और ये लिबर्टी को सिग्निफाई करता है। चलिए अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इस पेंटिंग में। तो ये जो मिडिल वाला पोर्शन है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पीपल आर मार्चिंग टुवर्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये एक लंबी लाइन है, हम देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये घूमते हुए यहाँ से आ रही है, एंड देन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करके लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रेंच फ्लैग है। इसका मतलब है अभी अभी फ्रांस के जो लोग हैं ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं और ये अब नेशन स्टेट बन रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब जो भी कंट्रीज थे, जैसे जैसे वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं, वैसे वैसे वहाँ पर मोनार्की एंड हो रही है और वहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही है। तो फ्रांस अभी अभी यानी कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना है। इस पिक्चर में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी दो कंट्रीज आगे निकल चुके हैं जो कि इस पेंटिंग में दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो कौन से कंट्रीज हैं? यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, जो कि ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं। तो इस लाइन में सबसे पहले यूएसए, उसके बाद स्विट्जरलैंड और उसके बाद अब फ्रांस जो है अब वो नेशन स्टेट बन चुका है। इसके पीछे पीछे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर फ्लैग लिए, ये जर्मन फ्लैग लिए क्या हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज समझने की ये है कि ये पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में, और तब तक ऐसा नहीं लग रहा था कि जर्मनी एज ए कंट्री कभी फॉर्म हो सकती है। जर्मन स्पीकर्स तो थे, जर्मन बोलने वाले लोग थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि जर्मनी एज ए कंट्री कभी अस्तित्व में आएगी। लेकिन 1871 में जर्मनी का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग बनाया था तो उनको ये अंदेशा हो गया था कि किसी न किसी दिन जर्मनी एज ए कंट्री बनने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत और तरह के जो यहाँ के लोग हैं वो फ्लैग लिए क्या हो रहा है कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ मार्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे ये कंट्रीज भी अब क्या होगा कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म करेगी अपने कंट्रीज के अंदर में। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो भी लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, वो फ्लैग लिए मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फ्लैग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइकन है, एक बहुत बड़ा सिंबल है किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा ये गया है जिसको हम थोड़ी देर के बाद में पढ़ेंगे कि इनके अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं और इनके कॉस्ट्यूम से ये पहचाना जा सकता है कि ये अलग अलग कंट्री या अलग अलग रीजन्स के लोग हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है, रिमेन्स ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी ऑटोक्रेटिक रूल था, जो भी मोनार्की थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। यानी कि मोनार्क्स का जो ईरा था, उनका जो टाइम पीरियड था, अब वो ओवर हो चुका है। अब लोगों का टाइम आया, यानी कि अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही है धीरे धीरे इन सब कंट्रीज में। तो यहाँ पर राजा के मुकुट
और उनके जो भी सिंबल्स थे पावर के टूट चुके हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं, वो अब ध्वस्त हो चुके हैं। अब जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने वाली है जहां पर इस तरह के राजाओं का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये जो अपर पार्ट ऑफ द पेंटिंग है ये क्या कह रही है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स आर ब्लेसिंग देम। ये किसको ब्लेस कर रहे हैं? ये इन लोगों को ब्लेस कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म करने जा रही है वहाँ पर। तो जब यूरोप में पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, वहाँ पर नेशन स्टेट्स बनेंगे, तो एक बात ध्यान रखने का ये है कि वो ये कहेंगे, वहाँ के लोग ये कहेंगे कि देखो, हम सिर्फ नहीं चाहते कि यहाँ पर नेशन स्टेट्स बने, ये तो भगवान भी चाहता है, ये तो सेंट्स भी चाहते हैं, ये तो एंजल्स भी चाहते हैं कि हम नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन करें। और फाइनली हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है फ्रेटर्निटी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, और यहाँ पर इसीलिए ऊपर लिखा गया है फ्रेटर्निटी। ये फ्रेंच में लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे स्पेलिंग ज़रा अलग है। फ्रेटर्निटी का मतलब यहाँ पर यह है कि जब ये लोग अपने अपने नेशन स्टेट्स बना लेंगे, उसके बाद ये भाइयों की तरह रहेंगे। दे आर गोइंग टू लिव लाइक ब्रदर्स, दे आर नॉट गोइंग टू अटैक अदर्स, दे आर नॉट गोइंग टू एनेक्स अदर कंट्रीज, और वो मिलजुल कर भाईचारा के साथ रहेंगे जब ये नेशन स्टेट्स बन जाएंगे। सो आई होप दिस पेंटिंग इज क्लियर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रिंट, फिगर 1 of the series, shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरह से एक लंबी कतार में यूरोप और अमेरिका के मर्द और औरत, चाहे वो किसी भी एज के हों, किसी भी सोशल क्लास के हों, वो पास कर रही हैं या वो मूव कर रही हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से। और जब वो उनको क्रॉस करती हैं तो अपनी श्रद्धा उनके प्रति दिखाती हैं कि देखिए, हम लिबर्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the right of men in the other. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से ही हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो भी आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो लिबर्टी को दिखाने के लिए, उसको सिंबलाइज करने के लिए एक फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया करते थे। और हमने ये भी देखा था कि उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. और हमने इस पिक्चर में ये भी देखा था कि वो जो निचला वाला पार्ट है उस पिक्चर में, वहाँ पर जो भी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, उनके जो भी सिंबल्स थे, वो टूट फूट गए थे, वो बिखर गए थे, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा था। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अब उनका धीरे धीरे खात्मा हो रहा था यूरोप के अंदर। चलिए देखते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूटिस्ट, लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल that has no restraint on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. तो ये कह रहा है कि एक गवर्नमेंट या एक सिस्टम ऑफ रूल है जहां पर जिसके पास पावर होता है, वो बिना किसी रोक टोक के, विथ नो रिस्ट्रेंट, अपने पावर का इस्तेमाल करता है। और जब पावर में कोई रोक टोक नहीं होगी तो लोग अपने पावर का मिसयूज करेंगे और किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे और रिप्रेसिव मेजर्स यूज करेंगे अगर कोई उनकी बात नहीं मानेगा तब। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर एक बंदा जो रहेगा उस गवर्नमेंट में या उस सिस्टम में, वो बहुत ही पावरफुल होगा, वो सारे डिसीजंस खुद लेगा, और ये जो लोग हैं उनको इस राजा या ये जो आदमी है यहाँ पर, ये जो भी बंदा है, इसकी बात को मानना पड़ेगा। अगर ये लोग इसकी बात को नहीं मानेंगे
तो मनवाने के लिए उनके पास क्या है, मिलिट्री फोर्स है, उसकी अपनी सेना है। और ये सेना क्या करेगी, आर्मी क्या करेगी, ये आर्मी उन लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी, अगर इन लोगों ने उस राजा के बात को नहीं माना, उस एब्सोल्यूटिस्ट रूलर का बात नहीं माना, तो उनको मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हें इस राजा या इस मोनार्क की बात को माननी ही पड़ेगी। तो एक एब्सोल्यूटिस्ट कौन है, जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करके उस तरह से रूल करता है जिस तरह से वो चाहे, और उसको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सोरियो's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. तो फ्रेडरिक सोरियो का जो यूटोपियन विजन था, वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो ग्रुप्स बने हैं लोगों के, वो किस तरह के ग्रुप्स बने हैं, वो डिस्टिंक्ट नेशंस वाले ग्रुप बने हैं, और उनके अपने फ्लैग्स हैं, उनके अपने नेशनल कॉस्ट्यूम हैं, और उन कॉस्ट्यूम्स और उन फ्लैग के द्वारा उनको समझा जा सकता है या उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये किस इलाके के लोग हैं और ये किस तरह के लोग हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है यूटोपियन। चलिए पहले इस वर्ड को समझते हैं और फिर बाद में इसी स्लाइड पे आते हैं। यूटोपियन, a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. तो यूटोपियन एक ऐसा विजन है सोसाइटी का, एक ऐसा सोच है सोसाइटी का कि सोसाइटी किस तरह की होनी चाहिए। वो सोसाइटी इतनी अच्छी होगी कि वो कभी एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यूटोपियन विजन एक इस तरह का विजन है जहाँ पर सब कुछ आइडियल है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, और इस तरह का एक समाज शायद कभी एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो वहाँ पर एक तरह का समाज मान लेते हैं जहाँ पर कोई क्राइम नहीं हो, कोई करप्शन नहीं हो, कोई किसी तरह से नहीं डरता हो किसी से भी, वहाँ पर लोगों के पास हर तरह की सुविधा हो। तो हमें इस तरह के समाज की जो परिकल्पना है वो करना बड़ा मुश्किल है कि वाकई क्या एक ऐसा समाज होगा जहाँ पर कोई क्राइम नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, लोग किसी से डरते नहीं होंगे, उनके पास सब कुछ होगा जो वो चाहते हैं। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं, क्या एक रामराज्य जैसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता हो। और इसी को हम लोग कहते हैं यूटोपियन विजन, एक इस तरह का समाज जो हम चाहते तो हैं कि हो, और हम चाहते तो हैं कि यूटोपियन सोसाइटी बने, समाज बने, लेकिन ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, which by the time were already nation states. France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. तो हमने ऑलरेडी देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड जो है वो ऑलरेडी क्रॉस करके जा चुके हैं और उनके फ्लैग्स हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और वहाँ पर हमने फ्रांस का फ्लैग देखा था जो स्टार्टिंग में दिखाई पड़ रहा था, यानी कि अब वो नेशन स्टेट बन चुका है। शी इज फॉलोड by the peoples of Germany wearing the black, red and gold flag. Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सोरियो ने इस पेंटिंग को बनाया था तो जर्मन लोगों के बीच में अभी तक कोई कॉमननेस नहीं थी, वो उनके बीच में एकजुटता नहीं थी, और उनको ये लग रहा था उस टाइम में 1848 के टाइम में कि एक दिन ये जितने भी जर्मन स्पीकर्स हैं वो अपने आप को यूनिफाई करेंगे और एक नेशन स्टेट बनाएंगे, और जब ये नेशन स्टेट बनेगा तो वो देश एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। और ये बात फाइनली सच साबित होगी कि 1871 में जर्मनी एज ए कंट्री जो है वो फॉर्म हो जाएगी। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया।
तो जर्मनी के पीछे पीछे हम देखेंगे कि वहाँ पर ऑस्ट्रियन लोग भी रहेंगे, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के लोग रहेंगे, लोम्बार्डी के लोग रहेंगे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया के लोग रहेंगे। आपको ये याद रखना है, ये जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और लोम्बार्डी है, ये बाद में इटली के साथ यूनिफाई हो जाएगी, यानी कि ये इटली की एक पार्ट बन जाएगी। फ्रॉम द हेवेंस एवर Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. तो हमने देखा था कि उस पिक्चर में क्राइस्ट, सेंट और जो एंजल्स हैं वो इन लोगों को देख रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जाओ अपने अपने नेशन स्टेट्स क्रिएट करो। और साथ ही साथ वो इनको ये भी बता रहे हैं कि जब आप अपने नेशन स्टेट्स को क्रिएट कर लोगे उसके बाद आप भाईचारे के साथ रहोगे, ना कि एक दूसरे के इलाकों को जाकर फिर से जीत लोगे, एनेक्स कर लोगे, अपने कब्जे में ले लोगे। ऐसा तुम्हें नहीं करना है, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ तुम लोगों को रहना है। दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इश्यूज visualized by Sorio in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. अब 19th सेंचुरी में हम देखेंगे कि नेशनलिज्म जैसा एक आइडिया आएगा और ये पूरे यूरोप के अंदर में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करेगा, वहाँ पर जो लोगों की मानसिकता है उसको चेंज करेगा। तो ये नेशनलिज्म क्या है? A feeling of love or pride for your own country, a feeling that your country is better than any other. तो नेशनलिज्म का मतलब यह है कि you have love और pride for your own country. अपने देश के प्रति प्यार और प्राइड होना चाहिए कि ये मेरा कंट्री है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. तो नेशनलिज्म का क्या इम्पैक्ट होगा यूरोप के अंदर में? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वहाँ पर जितने भी मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे वो अब धीरे धीरे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और वहाँ पर बनना स्टार्ट होगा नेशन स्टेट। और इसी पॉइंट को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ओवरव्यू वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से बड़े बड़े जो राज्य होंगे, बड़े बड़े जो साम्राज्य रहेंगे वो टूट जाएंगे और नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा। यानी कि एक बड़ा जो कंट्री है वो कंट्री अब टूट जाएगा, अब न्यू बाउंड्रीज रीड्रॉ किए जाएंगे। तो ये चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है? रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। तो एक बहुत बड़ा जो साम्राज्य रहेगा वो टूटकर अब छोटे छोटे कंट्रीज में बदल जाएगा। हो सकता है कंट्री ए बन जाए, बी बन जाए, सी बन जाए, डी बन जाए, ई बन जाए या एफ बन जाए। तो जो बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे उनके बाउंड्रीज चेंज होंगे और नेशन स्टेट्स क्रिएट होंगे यूरोप के अंदर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिटी स्टेट, मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सिटी स्टेट, मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंसेस हुआ करते थे। तो जब हम सिटी स्टेट की बात करते हैं तो ये छोटे छोटे इलाके हुआ करते थे और इनका अपना एक किंग हुआ करता था। और एक टाइम पे हम देखेंगे कि पूरे यूरोप के अंदर में मोर देन 4000 सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, यानी कि 4000 प्लस किंगडम्स हुआ करते थे। वहाँ उनका एक राजा हुआ करता था और वो अपने छोटे छोटे इलाकों को रूल किया करते थे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें सिटी स्टेट के बारे में याद रखनी है कि इनके पास में कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं हुआ करता था। सो देयर वाज नो फिक्स्ड बाउंड्री। और ये फिक्स्ड बाउंड्री क्यों नहीं हुआ करता था? क्योंकि ये जो राजा हुआ करते थे, ये जो रूलर्स हुआ करते थे, ये क्या करते थे कि जाते थे और दूसरे इलाके के साथ में झगड़ा करके उस इलाके को अपने साथ ज्वाइन कर लिया करते थे। तो रातों रात झगड़ा हुआ किसी दो राजा के बीच में, किसी का एक इलाका छिन गया, किसी का एक इलाका जुड़ गया, तो उनके जो बाउंड्रीज हुआ करते थे वो कॉन्स्टेंटली या फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ करते थे। तो सिटी स्टेट्स में जो बाउंड्रीज हुआ करते थे वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाया करते थे।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरोप के अंदर में एक चेंज आएगा और वो चेंज ये रहेगा कि वहाँ पर पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होगा और सिटी स्टेट्स धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगे और वहाँ पर मॉडर्न स्टेट्स जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मॉडर्न स्टेट्स क्या होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये जो मॉडर्न स्टेट्स हुआ करते थे, यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करता था और इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो मॉडर्न स्टेट्स किस तरह के हुआ करते थे, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स किस तरह के हुआ करते थे, चलिए उस चीज को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक इलाका है, ये एक दूसरा इलाका है, ये एक तीसरा इलाका है और ये एक चौथा इलाका है, फोर्थ एरिया। अब होगा ये कि ये जो चार इलाके हैं, इन चारों इलाकों को कोई एक रूलर रूल कर रहा होगा। देयर विल बी वन रूलर who will be ruling over a large area। और यहाँ पर मैंने जो अलग अलग कलर्स में अलग अलग रीजन्स या इलाकों को बनाया है, इसका मतलब यह है कि अगर ये रेड कलर है तो यहाँ के जो ये लोग रहते हैं और ये जो ग्रीन कलर के लोग यहाँ पर रहते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस होंगे। उसी तरह से ब्लू कलर में जो लोग रहते होंगे या ब्लू इलाके में जो लोग रहते होंगे, यहाँ के लोग भी अलग होंगे और ये ऑरेंज वाला जो रीजन है, यहाँ के भी लोग अलग होंगे। ये लोग अलग अलग रहेंगे लेकिन इनका जो रूलर होगा वो एक होगा और ये जो रूलर है ये या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इन सारे इलाकों को रूल कर रहा होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट आएगा और वो कॉन्सेप्ट होगा नेशन स्टेट का। अब यहाँ पर ये होगा कि ये जो रेड कलर वाला एरिया है, ये अपने आप को ये जो एक रूलर है उससे अलग कर लेगा और एक न्यू कंट्री का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह से ये जो ग्रीन वाला इलाका है, ये भी अपने आप को उस रूलर से अलग कर लेगा और एक न्यू कंट्री बनाएगा। और ये जो ब्लू वाला रीजन है, ये भी क्या करेगा कि ये उस रूलर से अलग हो जाएगा और ये भी एक न्यू कंट्री बनाएगा। एंड द सेम गोज विद द ऑरेंज रीजन, ये भी अपना एक नया कंट्री फॉर्म करेगा, ये भी उस रूलर से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एम्पायर क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेट होगा और न्यू कंट्रीज का फॉर्मेशन होगा और इन्हीं कंट्रीज को हम लोग कहेंगे नेशन स्टेट। अब ये जो नेशन स्टेट है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो कंट्रीज फॉर्म होंगे, इनका बेसिस जो रहेगा फॉर्मेशन का, वो आइदर रहेगा लैंग्वेज, रेस, रिलीजन एटसेट्रा। तो ये जो कंट्रीज बनेंगे, ये उस बेसिस से बनेंगे कि क्योंकि हम लोग एक तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो चलो अपना एक नया कंट्री फॉर्म करते हैं। क्योंकि हम एक रेस के लोग हैं, तो चलिए हम अपना एक कंट्री फॉर्म करते हैं। क्योंकि हम एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो चलिए हम अपना एक कंट्री फॉर्म करते हैं। तो जब ये नेशन स्टेट्स फॉर्म होंगे, तो वो उस बेसिस पे फॉर्म होंगे कि वहाँ के जो लोग होंगे, उस इलाके के जो लोग होंगे, उनका एक यूनिक आइडेंटिटी होगा और उस आइडेंटिटी के बेसिस में ये लोग न्यू कंट्री का फॉर्मेशन करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory has been developing over a long period of time in Europe। तो यूरोप के अंदर में हम देखेंगे कि सिटी स्टेट धीरे धीरे खत्म होंगे और उसके जगह पे मॉडर्न स्टेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बट ए नेशन स्टेट was one in which majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब नेशन स्टेट्स आएंगे, तो ये जितने भी लोग रहेंगे,
they will have a common identity and they may have a shared history and they may have a same descent, और इनका रेस भी एक हो सकता है, और इसी के बेसिस में जो न्यू नेशन स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा. This commonness did not exist from time immemorial. It was forced through struggles, through the actions of leaders and the common people. तो ये जो कॉमननेस है, ये जो कॉमन आइडेंटिटी है इन लोगों के बीच में, ये बहुत पहले से नहीं चला आ रहा था. ये किस तरह से कॉमन आइडेंटिटी को बनाया जाएगा कि इसको स्ट्रगल्स के थ्रू, कि ये लोग एक साथ लड़ाई करेंगे तो कहेंगे कि देखो हम एक जैसे लोग हैं, और इनके जो लीडर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, अपने एक्शंस के थ्रू से अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हमारे बीच में क्या क्या कॉमन आइडेंटिटीज हैं. हो सकता है कि इनके बीच जो कॉमन आइडेंटिटी है वो रिलीजन हो सकता है, वो रेस हो सकता है, वो लैंग्वेज हो सकता है, वो एक कॉमन टेरिटरी हो सकता है. और उनके जो लीडर्स हैं वो ये कहेंगे कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस वी हैव कॉमन आइडेंटिटी एंड दैट्स व्हाई वी शुड क्रिएट आवर ओन नेशन स्टेट. दिस चैप्टर will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो सारे प्रोसेसेस कौन कौन से हैं जिसके थ्रू से नेशन स्टेट्स बनेंगे, और नेशनलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इन नेशन स्टेट्स के बिल्डिंग में. तो जब ये नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप के अंदर में फैलेगी तो वहाँ पर न्यू नेशन स्टेट्स बनेंगे, जो पुराने बाउंड्रीज हैं उनको चेंज किया जाएगा और न्यू बाउंड्रीज क्रिएट किए जाएंगे और न्यू नेशन स्टेट्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये हमारे बुक में सोर्स ए में दिया गया है. अर्नस्ट रेनान, व्हाट इज ए नेशन? इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी of Sorbonne in 1882, the French philosopher Ernst Renan outlined his understanding of what makes a nation. तो अर्नस्ट रेनान अपना एक अंडरस्टैंडिंग देंगे कि एक नेशन क्या है और एक नेशन स्टेट को किस तरह से फॉर्म करना है. The lecture was subsequently published as a famous essay entitled Quest C. Cuny Nation, What is a Nation? In this essay, Renan criticizes the notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion or territory. तो रेनान क्या करेंगे, वो क्रिटिसाइज करेंगे कि जिस तरह से नेशन स्टेट्स बनाए गए थे यूरोप के अंदर में 1830s में, 1840s में, 1850s में, इन सभी को वो क्रिटिसाइज करेंगे कि ये जितने भी नेशन स्टेट बने वो लैंग्वेज के बेसिस से बने, रेस के बेसिस पे बने, रिलीजन के बेसिस पे बने या टेरिटरी के बेसिस से बने. तो रेनान का ये कहना था कि अगर आप इन सब बेसिस के ऊपर किसी भी नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हो तो वो गलत है. तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था ए नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन. तो अगर किसी नेशन को क्रिएट करना है तो लोगों के पास में उस देश को बनाने के लिए, उस नेशन को बनाने के लिए बहुत सारे जद्दोजहद करना पड़ा होगा, बहुत सारे सैक्रिफाइस देना पड़ा होगा और बहुत ही प्यार मोहब्बत से, बहुत ही मन लगाकर उन्होंने इस कंट्री का फॉर्मेशन किया होगा. सिर्फ क्योंकि हम लोग एक रिलीजन के हैं, एक लैंग्वेज के हैं और अगर हमने किसी कंट्री को बना दिया तो दिस इज नॉट द राइट बेसिस ऑफ क्रिएटिंग ए नेशन. ए हीरोइक पास्ट, ग्रेट मेन, ग्लोरी, that is the social capital upon which one bases a national idea. तो अगर आपको एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करना है तो आपका एक हीरोइक पास्ट होना चाहिए, यानी कि आपने अपने देश के लिए कुर्बानी दी होगी कि हम लोग हीरोज हैं इस देश के, और उसी के ऊपर में बाकी सारे लोग भी गर्व करें कि हमारे लीडर्स किस तरह के थे, हमारे हीरोइक पास्ट किस तरह का था. ग्रेट मैन यानी कि लीडर्स बहुत अच्छे होने चाहिए जिन्होंने उस देश को बनाया है ऑलरेडी. उस देश का एक ग्लोरियस पास्ट होना चाहिए कि वहाँ के लोग ये गर्व कर सके कि हमारा देश एक महान देश था, एक बहुत ही अच्छा देश था. और
यही है वहाँ की सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस ए नेशनल आइडिया। तो ये सोशल कैपिटल क्या है? सोशल कैपिटल इज बेसिकली द पीपल ऑफ दैट कंट्री। और जब हम यहाँ पर पीपल ऑफ द कंट्री की बात करते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक रिलीजन, रेस, कम्युनिटी की बात नहीं करते हैं, हम किसी लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने मिलजुल कर उस देश को बनाने के लिए काम किया। और जब इस तरह से लोग एक साथ मिलकर आएंगे और एक देश का निर्माण करेंगे तभी जाके एक सही नेशन स्टेट बनेगा। अगर हम इंडिया का ही केस ले लें, अगर हम इंडिया का केस ले लें तो क्या इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस नहीं है? क्या इंडिया को हम कह सकते हैं कि ये एक लैंग्वेज के ऊपर में बेस्ड है? क्या यहाँ पर बहुत सारे कस्टम्स नहीं है? क्या यहाँ पर बहुत सारे रेसेस के लोग नहीं रहते हैं? क्या यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन नहीं है? हम देखेंगे इंडिया के अंदर में कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे कस्टम्स हैं, बहुत सारे रेसेस के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी अब एक कंट्री है। तो हमने लैंग्वेज के बेसिस में, ना ही रेस के बेसिस पे, ना ही रिलीजन के बेसिस पे अपने कंट्री का फॉर्मेशन किया है। और हमारे पास में यहाँ पर ग्रेट मैन हुआ करते थे, बड़े बड़े जो हमारे राजा हुआ करते थे जिन्होंने अपने देश को एकजुट करके रखा। हमारे पास समुद्रगुप्त हुआ करते थे, हमारे पास अशोका हुआ करते थे, हमारे पास अकबर जैसे लोग हुआ करते थे जिन्होंने इस देश को संगठित करके रखा हुआ है। To have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential conditions of being a people. तो वहाँ की जब हम सोशल कैपिटल की बात करते हैं, जब हम पीपल की बात करते हैं, तो उनके अंदर क्या होना चाहिए कि कॉमन ग्लोरीज होना चाहिए कि हाँ, हम सब मानते हैं कि हमारे लिए ग्लोरियस पास्ट क्या था, और हमारे पास एक विल होना चाहिए प्रेजेंट में कि हम जिस तरह से पास्ट में काम करते हुए आ रहे थे, हम आज भी उसी तरह के बड़े काम मिलजुल कर करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज सोशल कैपिटल। ए नेशन इज देयरफॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। तो एक नेशन क्या है? दिस इज अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी, यानी कि यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल में लोगों के बीच में एकजुटता है। सो ए नेशन इज देयरफॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। इसका मतलब यह है कि ऑन ए लार्ज स्केल पीपल आर यूनाइटेड with each other through some common elements. Its existence is a daily plebiscite. अगर एक देश एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर डेली प्लेबिसाइट्स होने चाहिए। ये प्लेबिसाइट क्या होता है, चलिए इसको पहले समझते हैं, फिर वापस इसी स्लाइड पर आते हैं। So the word plebiscite is given here, a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. इसका मतलब है कि यहाँ पर वोटिंग होती है, ठीक है। तो वोटिंग तो एक इलेक्शन में भी होता है, तो इलेक्शन और प्लेबिसाइट में क्या डिफरेंस है इसको समझ लेंगे तो प्लेबिसाइट आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एन इलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए पर्सन जनरली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर पब्लिक ऑफिस बाय वोटिंग। तो इलेक्शन में भी क्या होता है, वोटिंग होती है, और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट किसको करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को। लेकिन जब हम प्लेबिसाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वोटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर हम किसी मेंबर को चूज नहीं करते हैं। सो ए प्लेबिसाइट इज ऑल्सो ए वोट, बट इंस्टेड ऑफ चूजिंग ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वोटर्स आर आस्क्ड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू विच दे मस्ट आंसर यस और नो। तो जब हम प्लेबिसाइट करते हैं तो हम लोगों से यह सवाल करते हैं कि भाई हमारे पास एक मुद्दा है, इसको आप एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। अगर ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया तो हम उसके साथ चलते हैं, उस मुद्दे को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस इशू को हम आगे लेकर चलते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। अगर लोगों ने उस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उसको आगे लेकर हम नहीं चलते। और यहाँ पर सारे लोगों से पूछा जाता है कि आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर। तो प्लेबिसाइट का मतलब यह है
कि लोगों से ये पूछना कि वो आखिर चाहते क्या हैं किसी एक मुद्दे पर, हाँ या ना, यस और नो। तो जब हम यहाँ पर प्लेबिसाइट की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम डेली लोगों से ये पूछें कि अगर हमें अपने देश को आगे लेकर जाना है तो क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। A province is its inhabitants. If anyone has the right to be consulted, it is the inhabitants. तो एक इलाके में जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं वो कौन है? वहाँ के रहने वाले। अगर हमें किसी से राय मशवरा करना है तो किससे करेंगे? वहाँ के रहने वाले लोगों से। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई एक आदमी फैसला नहीं लेगा, सारे लोग मिलजुल कर ये फैसला लेंगे, और जब सारे लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं तो उसी को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। और जहाँ पर एक बंदा या कुछ लोग मिलकर डिसीजंस लेते हैं उसी को या तो हम मोनार्की कहते हैं या फिर हम उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. The existence of nations is a good thing, a necessity even. So a nation has never any real interest in annexing or holding on to a country against its will. यानी कि एक नेशन क्या करेगा, कभी नहीं जाके दूसरे कंट्रीज को कैप्चर करेगा और वहां पर जबरदस्ती रूल करने की कोशिश करेगा। The existence of a nation is a good thing and necessity even. तो रेनान ये कहते हैं कि existence of a nation is a good thing, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये कहते हैं कि ये तो necessity है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह से नेशंस बिल्ड करेंगे कि जो अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों पे एनेक्स ना करें, लड़ाइयाँ कम होगी, लोग पीसफुली रहेंगे, लोग अपने हिसाब से रहेंगे अपने कंट्रीज में, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। Their existence is a guarantee of liberty which would be lost if the world had only one law and only one master. अगर इस तरह से नेशन स्टेट्स रहेंगे तो ये गारंटी करती है लोगों को उनकी लिबर्टी कि आप फ्रीडम के साथ रह सकते हो। अगर दुनिया में सिर्फ एक ही लॉ रहेगा, एक ही कानून रहेगा और एक ही मास्टर रहेगा, तो वहाँ पर लोगों की जो लिबर्टी है वो खत्म हो जाएगी और लोग फ्रीडम के साथ नहीं रह सकते हैं। तो एक नेशन जब क्रिएट होता है तो वो ये चाहती है कि वहाँ के लोग लिबर्टी के साथ रहें, फ्रीडम के साथ रहें, इक्वालिटी के साथ रहें। तो फाइनली हम क्या समझते हैं इससे, कि रेनान ने ये कहा कि जितने भी नेशन स्टेट्स बने इन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन और रेस, ये सही नहीं है। एक नेशन को बनाने के लिए वहाँ के लोगों का होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रैदर देन कि वो किस तरह का लैंग्वेज बोलते हैं, वो किस रेस से आते हैं, उनका रिलीजन क्या है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, क्या उनके बीच में फ्रेटर्निटी है या नहीं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। In the next video, we are going to look at French Revolution and the idea of the nation. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।